हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम एमपीपीएससी मेंस के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है सहयोगी सहकारी संघवाद को समझाओ। नेक्स्ट है केंद्र राज्य विधायी संबंध, वित्तीय संबंध, प्रशासनिक संबंध और केंद्र और राज्य के बीच विवाद के मुद्दे। बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है। हम ये देखेंगे कि हम इसको किस तरह से एग्जाम में लिख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है सहयोगी सहकारी संघवाद को समझाओ। सहयोगी सहकारी संघवाद को समझाओ बहुत इम्पोर्टेंट आंसर है। तो सबसे पहले सहयोगी संघवाद, यह सहयोगी सहकारी संघवाद क्या है? ये एक अवधारणा है जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय स्वशासन सामूहिक व सहयोगी रूप से समस्याओं को सुलझाते हैं और विकास का मार्ग बताते हैं। मतलब हम किसे बोलते हैं सहयोगी सहकारी संघवाद जब केंद्र सरकार हुई, राज्य सरकार हुई और जो स्थानीय सरकार हैं, ये सब लोग एक साथ इनके बीच में जो आपसी तनाव होता है या आपसी मुद्दे रहते हैं, ये उन पर खुद बातचीत करते हैं, उनको सुलझाते हैं और विकास का मार्ग बताते हैं। उसको सहयोगी सहकारी संघवाद कहा जाता है। और आज जो बढ़ती हुई जनसंख्या है, बढ़ती हुई विषमताएं हैं, उसके लिए सहयोगी सहकारी संघवाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम देखते हैं कि इसको चुनौतियां क्या हैं और समस्याएं क्या हैं। तो इसके अंतर्गत चुनौतियां, इन संविधान अनुच्छेदों में इन समस्याओं को वर्णित किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 258, 262, 263, 301, 312, इन सभी अनुच्छेदों में सहकारी संघवाद का वर्णन किया गया है। याद रखिएगा कौन सा? 258, 262, 263 में आपको याद आ रहा होगा अंतर्राज्यीय परिषद वगैरह हैं। 262, 263, 301, 312, इनमें वर्णन किया है। तो हमने पढ़ा सहकारी संघवाद और उससे संबंधित चुनौतियां, इन अनुच्छेदों में उनका वर्णन है। तो क्यों ज़रूरत पड़ रही है हमको सहयोगी और क्यों तनाव हो रहे हैं ये? तो क्या हो रहा है कि उदारीकरण जैसे ही आया है, बाजारीकरण हुआ है, तो इसके कारण प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होने लगी है। तो पहला कारण क्या है, क्यों चुनौतियां इतनी उत्पन्न हो रही हैं कि क्या हो रहा है? बढ़ती ज़रूरतों के कारण भी लोगों की इच्छाएं बढ़ने लगी हैं। उदारीकरण, बाजारीकरण के कारण प्रतिस्पर्धा में बहुत ज़्यादा वृद्धि होने लगी है। इच्छाओं की वृद्धि के कारण जो प्रशासनिक जटिलता है उसमें वृद्धि होने लगी है। तो क्या लिखेंगे आप? पहला पॉइंट कि उदारीकरण, बाजारीकरण के कारण प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होने लगी है। जन आकांक्षाओं की वृद्धि के कारण प्रशासनिक जटिलता में वृद्धि होने लगी है। बढ़ती आवश्यकता के कारण वित्तीय स्वायत्तता की मांग बढ़ रही है। मतलब क्या होता है वित्तीय स्वायत्तता से? मतलब वित्तीय रूप से स्वतंत्र रहे। बढ़ती आवश्यकता के कारण तो जो राज्य होते हैं वो ये चाहते हैं कि हम मतलब पूरी तरह से स्वतंत्र रहें, हमें केंद्र को कुछ देना ना पड़े और हमें केंद्र से जो मिले तो हमें ब्याज ना देना पड़े। तो मतलब वो स्वतंत्रता चाहते हैं और वो ये चाहते हैं कि हम जो केंद्र है राज्य सरकारों के काम में हस्तक्षेप ना करे। तो क्या होगा कि बढ़ती आवश्यकता के कारण वित्तीय स्वायत्तता की मांग बढ़ रही है। इसके बाद विकास के प्रति बढ़ती संवेदनशीलता। हर कोई चाहता है कि विकास मिले। अब विकास के प्रति जनता भी बहुत संवेदनशील हो गई है। बढ़ती आर्थिक विषमता, एक क्षेत्र बहुत ज़्यादा अमीर है, एक क्षेत्र बहुत ज़्यादा गरीब है, तो ये आर्थिक विषमताएं भी इसका कारण है। नए क्षेत्रों में नए राज्यों के गठन की मांग, संघ और राज्यों के बीच विभिन्न मुद्दों पर सहमति का अभाव। नए नए राज्य बन रहे हैं, संघ और राज्य, बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जिस पर उनकी सहमति नहीं होती है। अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद या अन्य विवादों के समाधान को चुनौती। वर्तमान में संघ राज्यों के बीच विवाद सहकारी संघवाद ही एक समस्या है विवादों को सुलझाने का। इन्हें सुलझाने के लिए समय समय पर प्रयास किए जाते रहे हैं, जो इस प्रकार है। तो अभी हम क्या उपाय किए वो हम पढ़ेंगे। पहले एक बार और देख लो कि क्या क्या समस्याएं आती हैं। तो इन अनुच्छेद के तहत आती हैं, क्या आती? उदारीकरण, बाजारीकरण के कारण प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हो रही है। जन आकांक्षाओं की वृद्धि के कारण प्रशासनिक जटिलता में वृद्धि हुई है। बढ़ती आवश्यकता के कारण वित्तीय स्वायत्तता की मांग बढ़ रही है। विकास के प्रति बढ़ती संवेदनशीलता, बढ़ती आर्थिक विषमताएं,
नए क्षेत्रों में नए राज्य के गठन, संघ और राज्य के बीच विभिन्न मुद्दों पर सहमति का अभाव और अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद या अन्य चुनौती। अब इनके लिए क्या उपाय मतलब कर सकते हैं। देखो, हमने सबसे पहले क्या किया, सरकार ने 1956 में क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की सबसे पहले, जो इसी का ही सहकारी संघवाद को ही बढ़ावा देना है। दूसरा क्या किया, अनुच्छेद 263 में केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया। कब किया, अनुच्छेद 263 के तहत किया अंतर्राज्यीय परिषद का गठन। इसके बाद 14वें वित्त आयोग ने केंद्रीय विभाज्य पूल में 14वें वित्त आयोग ने क्या किया, जो केंद्रीय विभाज्य पूल था जहाँ पे करों का बंटवारा था, वहाँ राज्य का जो 32% हिस्सा है उसको बढ़ाकर 42% कर दिया 14वें वित्त आयोग ने। राज्यों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिए योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन हो गया। इसी प्रकार राष्ट्रीय एकता परिषद, पूर्वोत्तर परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद आदि का गठन हुआ। ग्रैनविल ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहयोगी संघवाद कहा है। आप ये भी लिख सकते हो कि ऑस्टिन ने सहकारी संघवाद को ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहयोगी संघवाद कहा है। सहकारी संघवाद राष्ट्र के सामाजिक आर्थिक विकास और राजनीतिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से हमने इनकी भी समस्याएं थी वो पढ़ी। क्या क्या सरकार ने अभी तक उपाय किए, क्षेत्रीय परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, 14वें वित्त आयोग का निर्णय, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग, इसके अलावा राष्ट्रीय एकता परिषद, पूर्वोत्तर परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, इनका गठन किया। तो इस प्रकार हमने सहयोगी सहकारी संघवाद को पढ़ा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंध। विधायी मतलब होता है जो कानून से संबंधित होंगे, जो आपके सदन से संबंधित होंगे। फ्रेंड्स, ये मेरे पॉलिटी के नोट्स हैं। आपको पॉलिटी के नोट्स में ये सभी क्वेश्चन मिलेंगे। इसी प्रकार से पॉलिटी के नोट्स मेरे क्वेश्चन आंसर श्रृंखला में कवर किए हैं। पॉलिटी के साथ मेरा जो पूरा पैकेज है वो इसी तरह से कवर किया गया है। हर टॉपिक से जितना भी प्रश्न बन सकता है उस प्रश्न से संबंधित सभी क्वेश्चन हैं। तो आप इसको, अगर आप अभी भी आपके पास ऐसा कोई मटेरियल नहीं है कि आप एकदम से प्रश्न उत्तर करके रिवीजन करके जा पाए एग्जाम में, तो आप इसको एक बार प्रेफर कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो उससे ज़रूर जुड़िएगा। भारत में संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। क्या कौन सी व्यवस्था अपनाया है? भारत में संघीय शासन अपनाया है। संघीय शासन का मतलब होता है कि हमारे जो भारत जो है वो राज्यों से मिलकर बना हुआ है। इस शासन व्यवस्था के अंदर संघ और राज्य के कार्य को हमने शक्तियों के माध्यम से विभाजित किया है। हमने शक्तियों के माध्यम से विभाजित किया है मतलब हमने केंद्र को अलग शक्ति दी है संविधान द्वारा, राज्य को अलग शक्ति दी हुई है। तो केंद्र के संविधान के द्वारा अलग अलग शक्तियाँ केंद्र और राज्य को दी हुई है। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी आलोचना ये हो जाती है कि केंद्र जो है वो राज्य पर भारी हो जाता है, ज़्यादा शक्तियाँ केंद्र के पास है। तो पहले हम देखते हैं किस संविधान के किस अनुच्छेद में है, किस भाग में है। तो संविधान के भाग 11 में केंद्र और राज्य के संबंधों के बीच में बताया गया है। किस में बताया है? केंद्र और राज्य में। और केंद्र और राज्य के बीच में जो विधायी संबंध है वो किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो 245 से 255 तक है, ये विधायी संबंध है। कब से कब तक? 245 से 255। अब केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंध का वर्णन है। क्या है इनके क्षेत्राधिकार? कि भारतीय संसद देश के किसी भी विषय के लिए कानून बना सकती है, राजमंडल राज्य के लिए बना सकती है, भारतीय संसद जो है विदेशों से लिए भी किसी क्षेत्र पर कानून बना सकती है। कानून बनाने वाले विषयों का निर्धारण संविधान की 7वीं सूची में 3 सूचियों का वर्णन है। संघ सूची जिसमें राष्ट्रीय महत्व के 100 विषय हैं, जिस पे कानून बनाने का अधिकार संसद को है। इसके अलावा राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को है। संवर्ती सूची पर राज्य विधानमंडल और कानून भी है। एक और अपशिष्ट सूची है, जो विषय इनमें नहीं है वो अपशिष्ट सूची में आते हैं, जिसे कानून संसद बनाती। असामान्य परिस्थितियों में संसद द्वारा राज्य सूची के विषयों पर संसद द्वारा कानून बनाने की शक्ति मिल जाती है। कब मिल जाती है? कौन सी परिस्थितियाँ होती हैं असामान्य? यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित कर दे कि राज्य सूची का कोई विषय है और वो राष्ट्रीय हित का है, तो संसद उस पर कानून बना सकती है। अपशिष्ट शक्तियों के नियम है। यदि देश में राष्ट्रीय आपातकाल लग गया हो तो भी संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। 2 या 2 से अधिक राज्य भारतीय संसद कानून बनाने की सिफारिश करें, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए,
अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए, तो इन सभी जगहों पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लागू करने के लिए इन सभी जगहों पर जो है संसद कानून बना सकती है राज्य के लिए भी। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि सामान्य परिस्थितियों में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंध अत्यंत स्पष्ट और तर्कसंगत प्रतीत होते हैं सामान्य परिस्थितियों में। लेकिन क्या होता है कि जैसे ही आपातकालीन परिस्थिति आ जाती है तो केंद्र का जो रुख, केंद्र की ओर रुख हो जाता है। यूएसए और ऑस्ट्रेलिया में अपशिष्ट शक्तियां राज्यों में स्थित है। किसमें? अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में। जबकि भारत और कनाडा में विधायी शक्तियां केंद्रीय संसद में है। और कनाडा अपशिष्ट शक्तियां, सॉरी, तो कनाडा से ही हमने इनको लिया है, तो कनाडा की तरह है। तो इस प्रकार से हमने ये विधायी शक्तियां इसका लिख लिया। कौन सा लिखा हमने? विधायी शक्ति। अब हम लिख रहे हैं प्रशासनिक संबंध। अभी हमने लिखे थे क्या? विधायी संबंध। विधायी संबंध हमने लिखे थे भाग 11 में 245 से 255। अब हम लिखेंगे प्रशासनिक संबंध। प्रशासनिक संबंध कब से रहेंगे? 256 से 263 तक रहेंगे। क्या प्रशासनिक संबंध है इन दोनों के बीच? अनुच्छेद 73 के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार संघ सूची के विषयों पर होगा। मतलब केंद्र का विस्तार अनुच्छेद 73 के अनुसार संघ सूची के विषयों पर होगा। अनुच्छेद 162 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार राज्य सूची के विषय तक होगा। तो ये अनुच्छेद याद रखिएगा। अनुच्छेद 173 के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका का विस्तार संघ सूची के विषयों तक। अनुच्छेद 162 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका का विस्तार राज्य सूची के विषय तक। अनुच्छेद जरूर याद रखिए कि कार्यपालिका शक्ति 162 और यहाँ पे 173। समवर्ती सूची के विषयों पर राज्यों को प्रशासनिक अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 256 के अनुसार राज्य में क्षेत्र के अधीन केंद्र और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता दी गई है। किसमें? अनुच्छेद 256 के तहत राज्य में क्षेत्र के अधीन केंद्र के प्रशासनिक कार्यों को मान्यता दी गई है। मतलब केंद्र भी उसमें जाकर प्रशासनिक कार्य कर सकता है, हस्तक्षेप कर सकता है। अनुच्छेद 257 एक राज्य अपने क्षेत्र की कार्यपालिका शक्ति में केंद्र की कार्यपालिका शक्ति में रुकावट नहीं डालेंगे। दोनों याद रखिएगा कि 256 में राज्य में क्षेत्र जो है प्रशासनिक कार्यों की मान्यता दी गई है और 257 राज्य उसमें रुकावट नहीं डालेंगे। 257 के अनुसार केंद्र सरकार राज्यों में उपस्थित रेलवे के लिए रखरखाव और सुरक्षा के लिए राज्य सरकारों को सूचना दे सकती है। अनुच्छेद 312 के अनुसार अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की नियुक्ति भी केंद्र सरकार द्वारा की जा सकेगी। संविधान के अनुच्छेद 365 के अनुसार यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा दिए निर्देश की अवहेलना करता है तो उसका संवैधानिक आधार तंत्र विफल हो जाता है। वह राष्ट्रपति 356 के आधार पर राष्ट्रपति शासन लागू कर देता है। याद रखिएगा ये अनुच्छेद 365 का। 312 भी याद रखिएगा कि 352 के अनुसार अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी की नियुक्ति केंद्र द्वारा की जाएगी। वो करते तो राज्य में काम है लेकिन वो अधीन किसके रहते हैं? केंद्र के रहते हैं, जो भी एक विवाद का विषय बना हुआ होता है। संविधान के अनुच्छेद 365 के अनुसार यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा दिए निर्देश की अवहेलना करता है तो उसका शासन जो है विफल माना जाता है। उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि प्रशासनिक और कार्यपालिका शक्तियों में केंद्र ज़्यादा मजबूत है। केंद्र और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंध विवाद होते हैं। विवाद के क्या कारण है? राज्य को शिकायत रहती है कि राज्यपाल जो है वो केंद्र सरकार का प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। अखिल भारतीय सेवाओं में केंद्र सरकार को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। सर्वाधिक विवाद का मुद्दा है कि केंद्र सरकार इसका उपयोग एक नियंत्रक हथियार के रूप में करती है, किंतु राज्य प्रशासन को मधुर व सामान्य बनाने के लिए कुछ संवैधानिक और वैधानिक उपायों का भी वर्णन है, जैसे अंतर्राज्यीय जल और नदी विवादों के लिए संसद का संबंधित प्राधिकरण। नेक्स्ट है वित्तीय संबंध। हमने अभी वहाँ पे लिखा था प्रशासनिक संबंध में 63 तक, और अभी हो जाएंगे 264 से 282 तक। भाग 11-12 में इसका वर्णन है। संविधान के माध्यम से दोनों स्तर पर वित्तीय संसाधनों का बंटवारा, संघ सूची में और राज्य सूची में, लेकिन फिर भी केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय क्षेत्रों को लेकर विवाद बना होता है। संघ सूची में 15 करों का वर्णन है जिस पर केंद्र और भारतीय संसद कानून बनाकर करारोपण जनाती है। राज्य सूची में 20 प्रकार के करों का वर्णन है जिस पर राज्य सरकार कानून बना के चलाती है। इसी प्रकार समवर्ती सूची में 3 प्रकारों को रखा गया है तथा करों से संबंधित अपशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित। अब करारोपण कैसे होता है? वे कर जो संघ द्वारा लगाए जाते हैं और उपयोग भी संघ द्वारा किए जाते हैं। वे कर जो संघ द्वारा लगाए जाते हैं और संग्रहित किए जाते हैं और राज्य को सौंप दिए जाते हैं। मतलब लगाए भी जाते हैं, लिए भी जाते हैं, लेकिन राज्य को दे देते हैं। कर जो राज्य द्वारा लगाए और संग्रहित किए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने 3 करों के बारे में पढ़ा। चौथा कर हो जाता है केंद्र सरकार राज्यों की वित्तीय स्थिति बेहतर बनाने के लिए
केंद्र सरकार राज्यों की वित्तीय स्थिति बेहतर बनाने के लिए सहायता अनुदान प्रदान करेगी। अनुच्छेद 292 के अनुसार भारतीय संघ आवश्यकता अनुसार विदेशी संस्थाओं से ऋण ले सकता है और अनुच्छेद 293 के अनुसार राज्य केंद्र से उधार या ऋण ले सकता है। उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट है कि सैद्धांतिक रूप से केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय स्रोतों का बंटवारा तर्कसंगत और समन्वयकारी प्रतीत होता है। सैद्धांतिक रूप से, लेकिन अगर व्यवहारिक देखें तो ये केंद्र की ओर झुका हुआ होता है। अगला क्वेश्चन है केंद्र और राज्य के बीच के विवाद के मुद्दे। अभी हमने पढ़ा कि सबसे पहला है राज्यपाल का पद, दूसरा है राज्यों में बार बार राष्ट्रपति शासन लगना भी एक विवाद का कारण हो जाता है। कानून और व्यवस्था के प्रश्नों पर केंद्र सरकार जब राज्यों को निर्देश देता है तो उनको बहुत बुरा लगता है। अखिल भारतीय सेवाएं भी जिनके द्वारा केंद्र नियंत्रण रखता है राज्य सरकारों पर। तो संविधान राज्यों के वित्तीय संसाधनों की जो व्यवस्था की गई है वह भी अपर्याप्त है। केंद्र को वित्तीय संसाधन सौंपे हैं, राज्य को केवल उत्तरदायित्व। राज्य को केंद्र से जो धन प्राप्त होता है उसके ऊपर ब्याज इतना ज़्यादा लग जाता है कि केंद्र की सहायता अप्रभावी हो जाती है। आर्थिक नियोजन के बारे में भी उनके बीच गंभीर स्थिति है। आकाशवाणी और दूरदर्शन के द्वारा भी केंद्र और राज्यों में उत्तेजना और टकराहट उत्पन्न हो जाती है। क्षेत्रीय विपक्षी दलों की भी इसमें भूमिका रहती है। तो हम इस मतभेदों को कैसे दूर कर सकते हैं? जैसे कि हम संविधान स्वरूप में संघात्मक है और आत्मा से एकात्मक, हमें इसे आत्मा से भी संघात्मक मान लेना चाहिए। राज्य को लचीले वित्तीय स्रोत देना चाहिए ताकि आय बढ़े। केंद्र के पास राज्यों को विवेक अनुसार अनुदान देने की शक्ति रहे। राज्यपाल की शक्तियां बढ़ाई जाए। वित्त आयोग को स्थायी संस्था बनाई जाए। अखिल भारतीय सेवा के राज्य सेवा के अधिकारी पर नियंत्रण राज्य सरकार का हो। प्रशासन, वित्त और विधायी सभी क्षेत्रों में केंद्रीय नियंत्रण की व्यवस्था शिथिल की जाए। अगर हम ये सभी चीज़ें कर लेते हैं तो सरकार के द्वारा अगर ये सभी चीज़ें कर ली जाती हैं तो उन पर आसानी से नियंत्रण रखा जा सकता है। फ्रेंड्स, ये मेरे प्रीलिम्स का पैकेज है। ये 16 फाइलें हैं। आपको 16 फाइलों में पूरा सिलेबस कवर किया हुआ है। लास्ट में ऑब्जेक्टिव और वन लाइनर है। ये पूरे साल के करंट अफेयर्स की PDF है। ये लिख सकती है। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है जिसमें 100 टेस्ट 10,000 प्रश्न आपको मिलेंगे। रामबाण क्वेश्चन है, आप इनको ले सकते हैं। ये पे ना पूरा मेंस का पैकेज है जिसमें आपको सॉल्व पेपर भी मिलेगा। साथ में आपको ये जितने भी हैंड रिटन नोट्स जो आप देख रहे थे क्वेश्चन आंसर श्रृंखला में वो मिलेंगे। ये मेरा प्रीलिम्स का पैकेज है। प्रीलिम्स के पैकेज में आपको जो मैंने अभी बताई वो 16 फाइलें आपको मिलेंगी। सो फ्रेंड्स, अगर आप ये लेना चाहते तो ले सकते हैं। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।